हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हम पॉलिटी में बात कर रहे थे और आज हम जिस पक्ष पर जिस आयाम पर बात करने जा रहे हैं वो है राष्ट्रपति। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं आपको नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य करा चुका हूं। जो आज आपका जो टॉपिक होगा वो राष्ट्रपति को लेकर के होगा। तो देखिए, मैं आपको जो राष्ट्रपति टॉपिक कराऊंगा, जो राष्ट्रपति जैसे अनुच्छेद मैं आपको सीक्वेंस से नहीं कराऊंगा। राष्ट्रपति को मैं एक लेवल के अनुसार आपको कराऊंगा कि जैसे मान लो सबसे पहले क्या है, भारत के एक राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति होगा तो निर्वाचित वो तभी किया जाएगा जब उसकी कुछ योग्यताएं होंगी, यानी कि कुछ योग्यताओं के अनुसार ही तो उसको निर्वाचित किया जाएगा। यानी कि निर्वाचित के संबंधित में राष्ट्रपति बनने तक मैं आपको सीक्वेंस वाइज लेकर के चलूंगा, ना कि अनुच्छेद वाइज लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो आज का जो आपका वक्त है वो है राष्ट्रपति। अगर आप जैसे देखना चाहते हैं या रटना चाहते हैं तो जैसे मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आया हूं। जैसे ये ट्रिक है पकानी कोका दुओदशम। क्या है? पकानी कोका दुओदशम। पकानी यानी कि पहले मैं अनुच्छेद डाल देता हूँ। ये है अनुच्छेद 52, ये है अनुच्छेद 53, ये है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57 और अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59 और अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 61। ठीक है, आप इस ट्रिक को याद रखिए तो आपके सारे क्या है अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। जैसे अनुच्छेद 52 क्या है, पद के बारे में बात करता है, यानी कि राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस पद के बारे में अनुच्छेद 52 बात करता है। और अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, लेकिन कार्यपालिका भी क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। लेकिन भारत में कार्यपालिका दो प्रकार की है। किसी भी संसदात्मक जो गणतांत्रिक राज्य होता है उसमें क्या है, कार्यपालिका दो प्रकार की होती हैं। जैसे एक तो होती है वास्तविक कार्यपालिका और एक होती है नाममात्र की कार्यपालिका। तो जो राष्ट्रपति होता है वो इसी नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है। जैसे अनुच्छेद पर पहुंचूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, यानी इसमें क्या आ जाएगा, कार्यपालिका। ठीक है, ऐसे डाल लीजिए कार्यपालिका। और इसमें क्या है, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोटा। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में एक कोटा निश्चित होता है, वो राष्ट्रपति को जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है उसको वो कोटा प्राप्त करना होता है, न कि ऐसा नहीं है जिसके वोट ज़्यादा है वो राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, एक निश्चित कोटा होता है वो प्राप्त करना होता है, कोटा। और ये अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में है दोबारा का वर्णन, यानी कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे अगर सपोज करिए आप में से कोई राष्ट्रपति बन गया तो आप दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक है, यानी कि दोबारा का वर्णन है इसमें, दोबारा राष्ट्रपति बनने का वर्णन है अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद जो 58 है ये योग्यता का वर्णन करता है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या होंगी। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें क्या है, दशाएं, क्या क्या दशा, क्या क्या कंडीशंस होंगी। और 60 में क्या है, शपथ, इसमें शपथ है। और जो 61 है इसमें है महाभियोग।
महाभियोग। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से देखो मैंने आपको जो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हो सकते हैं वो सारे इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। अनुच्छेद 52 पद का वर्णन करता है, 53 कार्यपालिका का प्रमुख होगा लेकिन नामात्र कार्यपालिका का, 54 में क्या है निर्वाचन है, को से क्या हो जाएगा कोटा हो जाएगा, 56 में क्या है कार्यकाल है, 57 में क्या है यानी कि दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, 58 में क्या है योग्यता है, इसमें क्या है अनुच्छेद अरे यार 59 है, ये 59 कितना है 59 डाल लीजिए, सॉरी 59 है ये। ठीक है, अनुच्छेद 59 में क्या है दशाएं हैं, 60 में क्या है शपथ है, और जो 61 है उसमें क्या है आपका महाभियोग का वर्णन है। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। इसी के माध्यम से आप सारे अनुच्छेद याद कर सकते हो अगर आप रटना चाहते हो तो, क्योंकि मैं तो आपको जो राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, मेरा मतलब आपको अनुच्छेद समझाने से नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद तो मैं आपको यहाँ बता दूँ ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ये इन से ये आर्टिकल क्या है संबंधित है, कर लीजिए याद। ठीक है, अब चलते हैं कुछ समझेंगे। देखिए, जो शासन व्यवस्था होती है ना, शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है। जो शासन व्यवस्था है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सदनात्मक क्या है शासन व्यवस्था, ऐसे या कह दिलिए संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भारत क्या है एक गणतंत्र राष्ट्र है, इसलिए भारत में क्या है संसदात्मक शासन व्यवस्था है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था इसका अगर आप बेस्ट उदाहरण लेना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में क्या है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और भारत में क्या है संसदात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो शासन व्यवस्था भी देखो दो प्रकार की होती है। ठीक है, लेकिन जो देखिए जो संसदात्मक शासन व्यवस्था, अब हम क्योंकि गणतंत्रात्मक अपना देश क्या है अपना राष्ट्र गणतंत्रात्मक है, तो देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है जो संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था जिस किसी भी देश में होती है तो संसदात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का आपस में निकट का संबंध होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में आपस में निकट का संबंध होता है, क्योंकि कार्यपालिका निर्माण ही व्यवस्थापिका से होता है। जो कार्यपालिका है उसका निर्माण ही व्यवस्थापिका से ही होता है। ठीक है, या यूँ कह दीजिए जैसे हमारी कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल,
मंत्री या केंद्र सरकार में कोई भी मंत्री या राज्य सरकार में कोई भी मंत्री हो, ये क्या होते हैं? अपने कार्यपालिका के ही तो मेंबर होते हैं। तो ये यूं कह दीजिए, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और जो उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है, उसकी शासन कह दीजिए या उसका अस्तित्व कह दीजिए, वो संसद पर ही निर्भर करता है, क्योंकि वो लोग वहीं से चुन के आए हैं, संसद से ही तो चुन के आते हैं भाई सारे मंत्री जो है, या केंद्र मंत्री सही या राज्य मंत्री तो खैर अलग हो गया। मैं अब कार्यपालिका की अगर बात करूं जैसे, तो क्या है ये, जैसे राज्य में भी क्या होती है? विधानमंडल होती है। राज्य में भी क्या है? विधानमंडल होती है। तो राज्य के जो भी जितने भी जैसे मंत्री वगैरह होते हैं, वो सब क्या है? वो व्यवस्थापिका जो राज्य की होती है उसी में से चुन के आते हैं, विधानमंडल से। ठीक है। तो कार्यपालिका के जो प्रधानमंत्री और जो उसका मंत्रिपरिषद होता है, वो उसकी शासन कह दीजिए या उसका अस्तित्व कह दीजिए, वो संसद पर ही निर्भर करता है। ठीक है। तो शासन व्यवस्था में क्या है? जो व्यवस्थापिका होती है, संस्थात्मक जो शासन व्यवस्था है, उसमें जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका होती है उसमें निकट का संबंध होता है। ठीक है। अब देखिए, जो संस्थात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें कार्यपालिका जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है वास्तविक कार्यपालिका और एक होती है नामात्र की कार्यपालिका। एक तो वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका नंबर दूसरा नामात्र की कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका का तो आपको पता ही होगा प्रमुख कौन होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी जो होते हैं वो वास्तविक कार्यपालिका के तो प्रमुख होते हैं। ये जो नामात्र की कार्यपालिका होती है ना, इसी के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। जो राष्ट्रपति जी होते हैं इसी नामात्र की कार्यपालिका के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। ठीक है। और इसी नामात्र की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। ये अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 53 में। ठीक है। नामात्र की कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और ये किस में लिखी हुई है बात? अनुच्छेद 53 में। ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक पर। उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 इस बात को कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है अनुच्छेद 52? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहता है अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 53 में क्या है कि ये जो राष्ट्रपति होगा, ये जो नामात्र की कार्यपालिका है उसका प्रमुख होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है? नामात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होगा राष्ट्रपति। ठीक है। देखिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा,
तो मैं आपको बताया हूँ कि मैं आपको अनुच्छेद के सीक्वेंस में नहीं लेकर नहीं चलूँगा, मैं आपको पद के सीक्वेंस में लेकर के चलूँगा। ठीक है। अब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, नाममात्र कार्यपालिका का क्या है, प्रमुख होगा। अब जब राष्ट्रपति कोई भी बनेगा तो उसके लिए क्या है, कुछ योग्यता भी होंगी, तभी तो कोई राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचित होगा तो उसके क्या है, कुछ योग्यताएं होंगी। तो उसकी क्या है, कुछ योग्यताएं होंगी। तो राष्ट्रपति की योग्यताएं के बारे में वर्णन करेंगे। राष्ट्रपति की योग्यताएं। ठीक है। तो राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होंगी। नंबर पहला वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जो भारत का नागरिक होगा। क्या होगा, वह भारत का नागरिक हो। एक बात और याद रखना, जैसे जब एग्जाम सेट करते समय आपसे ये भी पूछ सकता है उस एग्जाम में कि बताइए कि जो वह भारत का नागरिक होगा, इसको घुमा भी सकता है कि राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं, क्या वह भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। तो संविधान में कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाना व्यक्ति है वो भारत का मूल नागरिक हो। ऐसा शब्द कहीं भी किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसमें लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, मूल रूप से भारत का नागरिक हो ये नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, मूल रूप से नहीं है। दूसरा, उसकी जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। अधिकतम के लिए तो अधिकतम तो कितनी भी चलेगा, लेकिन न्यूनतम आयु हो वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष हो। तीसरा, याद रखिए संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इन बातों का वर्णन नहीं है कि वह पागल नहीं होना चाहिए, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्दों का वर्णन नहीं है, सिर्फ वर्णन है कि वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने जा रहा है तो वह व्यक्ति क्या हो, लोकसभा का डालिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान रखिए, वह लोकसभा का सदस्य नहीं बोला है कि वह लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य हो ऐसा नहीं बोला गया। इसमें बोला गया है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। नंबर चौथा पॉइंट, किसी भी लाभ के पद पर न ही हो। वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक है, अगर लाभ के पद पर होगा तो उससे
लाभ के पद को उसको छोड़ना होगा, उससे रिजाइन देना होगा, तब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये 4 कंडीशन क्या बताइए आपने को। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो और किसी भी लाभ के पद पर वह न हो। देखिए अनुच्छेद 58 में साफ साफ शब्दों में ये वर्णन किया गया है। पहले तो ये देखिए कि लाभ के पद जैसा कोई भी बात संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं कही गई है कि लाभ का पद ये है। लाभ के पद जैसी बात कि लाभ का पद ये होगा, ऐसी बात संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं कही गई है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि कौन कौन से पद लाभ के दायरे में आएंगे, इसका निर्णय और इसकी जो क्षमता दी गई है, और लाभ के पद को निर्णय करने की जो क्षमता दी गई है वो संसद को दी गई है कि संसद इस बात का निर्णय कर सकती है कौन कौन से लाभ के पद होंगे, कौन कौन से लाभ के पद नहीं होंगे। इस बात की जो क्षमता है, जो पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। वो ये बता सकती है संसद कि ये पद लाभ के पद में आएंगे। ठीक है, लाभ के पद का निर्धारण सिर्फ संसद करेगी। इस बात की भी पावर क्या है, अनुच्छेद 58 के तहत संसद को दी गई है। ये अनुच्छेद डाल लेना, अनुच्छेद 58 है। योग्यता किस में है, अनुच्छेद 58 में ना योग्यता। ठीक है, अनुच्छेद 58 में क्या है, इसकी योग्यता है। अब देखिए क्या बताया आपको कि पावर किसको है इस बात की कि लाभ के पद के दायरे में कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं। तो इस बात की जो पावर है वो संसद के पास है। इस बात का भी वर्णन अनुच्छेद 58 में मिलता है। और अनुच्छेद 58 में क्या मिलता है, अनुच्छेद 58 में ये कहा गया है, ये लिखा हुआ है कि लाभ के पद के दायरे में कौन कौन से पद आएंगे। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 58 में है। जैसे भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राज्यपाल, केंद्र में कोई भी मंत्री, केंद्र सरकार में कोई भी मंत्री या राज्य सरकार में कोई भी मंत्री लाभ के पद के दायरे में नहीं आएंगे। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 58 में है। किसी भी अनुच्छेद में इस बात का वर्णन नहीं है कि ये पद लाभ के दायरे में, लेकिन इस बात का वर्णन जरूर है कि कौन कौन सा पद लाभ के दायरे में नहीं है। कौन कौन सा पद लाभ के दायरे में होगा इस बात का कहीं भी वर्णन नहीं, लेकिन इस बात का वर्णन है कि कौन कौन सा पद क्या है, लाभ के दायरे में नहीं है। तो क्या बताया आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य सरकार में कोई भी मंत्री, केंद्र सरकार में कोई भी मंत्री क्या है, ये राज्यपाल लाभ के दायरे में नहीं आएंगे। इस बात का भी वर्णन अनुच्छेद 58 में मिलता है। ठीक है, ये योग्यता हो गई। ठीक है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव का जो समूह होता है उसे बोलते हैं निर्वाचक मंडल। क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल। कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव के जो समूह में आएगा उसे बोलते हैं निर्वाचक मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल। तो इसमें आपको बताया जाएगा कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है, कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है। संसद के, देखो ये संसद है और ये अनुच्छेद 54 डाल लेना। ठीक है, संसद में कौन है, लोकसभा और क्या है, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245, 545 और लोकसभा राज्यसभा में 245, लोकसभा में 545। 545 में
543 लोग ऐसे हैं जो क्या है निर्वाचित होकर के आएंगे, यानी कि चुनकर आएंगे, और 2 क्या है एंग्लो इंडियन है। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन है जिन्हें राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। लेकिन मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अभी ये पद समाप्त कर दिया गया है। न तो राज्य की जो विधानमंडल होती है उसमें राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय मनोनीत करता है, और संसद में लोकसभा में 2 लोग राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, और राज्यसभा में 12 लोग राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, यानी कि 233 और 12 लोग जो मनोनीत होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 543 क्या है निर्वाचित होकर के आएंगे, और 2 लोगों को क्या है राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी हैं 245 हैं। 245 में से 233 जो सीटों पर क्या है चुनाव होकर के आएगा, यानी कि व्यक्ति क्या चुनकर आएंगे, सांसद चुनकर आएंगे, और 12 सदस्य राष्ट्रपति जी मनोनीत करेंगे। तो ये जो एंग्लो इंडियन वाला पोजीशन है ये वर्तमान समय में समाप्त कर दिया गया है। अब हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति एंग्लो इंडियन जो है उसको राष्ट्रपति जी चुनकर नहीं भेजते हैं। ये लोकसभा से भी खत्म कर दिया गया है सिस्टम, और जो राज्यों की जो विधानमंडल हैं होती हैं उनमें एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, वहाँ से भी ये सिस्टम खत्म कर दिया गया है एंग्लो इंडियन। लेकिन मेरे शब्दों को आप ध्यान दें, मैं एंग्लो इंडियन अब राष्ट्रपति जी नहीं चुनेंगे, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी एंग्लो इंडियन अगर निर्वाचित होकर के आता है, इलेक्शन के द्वारा निर्वाचित होकर के आ सकता है, तो वो क्या है संसद में चुनकर आ सकता है। अगर वो निर्वाचित होकर के आता है तो वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है। तो हमने क्या बताया आपको, जैसे 2 मनोनीत होकर के आएंगे जो क्या है एंग्लो इंडियन है, यहाँ 12 सदस्य मनोनीत होंगे जो कि राष्ट्रपति जी मनोनीत करेंगे। तो हमारा जो मुद्दा है वो इस बात का है कि यहाँ से ये जो 2 व्यक्ति हैं एंग्लो इंडियन, और यहाँ से ये जो 12 व्यक्ति हैं ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। ये महाभियोग में तो भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी के चुनाव में ये लोग भाग नहीं लेते, क्योंकि अगर यही लोग राष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग लेने लग जाएंगे तो ये क्या है एक तरह से हितों का टकराव हो जाएगा। क्या है हितों का एक तरह से टकराव हो जाएगा, क्योंकि फिर भाई ये तो वोट डालेंगे उनको, भाई राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जा रहे हैं तो ये तो वोट डालेंगे फिर, कि नहीं। तो क्या है ये फिर से क्या है, ऐसे ही राज्यसभा में जो एंग्लो इंडियन एक जो चुन करके जो राज्यपाल जी लेकर के आते हैं, यानी कि राज्यपाल जी एक एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं विधानमंडल में, वो भी समाप्त कर दिया गया वहाँ से, क्योंकि ये इनसे क्या है हितों का टकराव होता है। ये लोग राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ठीक है, जो चुनकर आएंगे, जो चुनकर आएंगे वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे। 2 सदस्य तो हो गए आपके लोकसभा में, 12 सदस्य हो गए आपके राज्यसभा में, ठीक है। भाग लोकसभा में जो चुनकर आए हैं 543 और 233, और सभी विधानमंडल यानी कि सभी विधानसभाएं, सभी विधान सभा के सदस्य, सभी विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित होकर के आएंगे, जो निर्वाचित होकर आएंगे, वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन हो गया, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य, उनके निर्वाचित सदस्य, ठीक है।
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के सदस्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर क्या है विधानसभाएं हैं, यहाँ के भी सदस्य जो चुनकर के आएंगे, यहाँ के जो विधानसभा सदस्य क्या है वो भी इसमें राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हो गए, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ विधानसभाओं के सदस्य। यहाँ से विधानसभा के सदस्य, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन कौन ले सकता है। ठीक है, लीजिए अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 यानी निर्वाचन की पद्धति। क्या है? निर्वाचन पद्धति। तो निर्वाचन की जो पद्धति है, राष्ट्रपति जी के जो निर्वाचन की पद्धति वो है एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। जो राष्ट्रपति जी का चुनाव होगा वो किस पद्धति से होगा? वो होगा एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, इस प्रणाली से क्या है, राष्ट्रपति जी का चुनाव होगा। तो एकल संक्रमणीय क्या है और देखेंगे अनुपातिक पद्धति क्या है। ठीक है, देखेंगे एकल संक्रमणीय क्या है और अनुपातिक पद्धति क्या है। तो अनुपातिक जो है अनुपातिक क्या होता है, देखो जैसे अनुपातिक पद्धति क्या होती है। जैसे देखिए आपने चुनाव सुना होगा और देखे भी होंगे। चुनाव दो प्रकार के होते हैं। एक चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी अग्रतयी विजेता। क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी अग्रता ही विजेता, यानी कि जिसका वोट ज्यादा वो क्या है, चुनाव जीत जाएगा। भाई ऐसा ही तो होता है, गांव में भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी को भी देख लीजिए, जितनी सीटें ज्यादा वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में एक निश्चित कोटा लाना पड़ता है। इसमें इस बात से मतलब नहीं होता कि जितने वोट ज्यादा आएंगे वही राष्ट्रपति जी बनेंगे, नहीं। जो अनुपात के हिसाब से सही आएगा उसी को क्या है, वरीयता क्रम में जो आएगा उसी को क्या है, चुनाव में जीता माना जाएगा। यानी कि वरीयता क्रम में इसमें क्या है, वोट डाले जाते हैं। अनुपातिक पद्धति क्या है, देखो जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी। ठीक है, इसका मतलब देखिए आप जैसे जब हम वोट डालते हैं राष्ट्रपति जी को छोड़ करके अन्य किसी के भी वोट डालते हैं, तो एक व्यक्ति क्या 2 जगह वोट डाल देगा?
आप प्रधानमंत्री जी जो इलेक्शन लड़ते हैं उनके भी लिए भी अगर आप वोट डालते होंगे, एक व्यक्ति एक ही प्रत्याशी के लिए वोट डाल सकता है। आप अलग अलग प्रत्याशियों के लिए अपना वोट नहीं डाल सकते। लेकिन इसमें जितने भी प्रत्याशी हैं उन सबको वोट देना पड़ेगा। अनुपात का मैं मतलब बता रहा हूं आपको, जितनी भी प्रत्याशी खड़े हैं आपको उन सबको वोट देना होगा। अब आप कह रहे होंगे तो फिर कैसे सभी को वोट दिया जाएगा, तो फिर कैसे किसी का डिफाइन होगा, तो सबको भी वोट देना है, सबको वोट देना तो सबको बराबर आएगा। नहीं, इसमें क्या लिखा है, अनुपातिक संक्रमणीय गुप्तदान मतदान प्रणाली। क्या है, सॉरी, गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, तो जैसे ए कोई व्यक्ति है, बी कोई व्यक्ति है और सी भी कोई व्यक्ति है, तो आपने जैसे मोनू ने वोट डाला, मान लीजिए मोनू वोट डाल रहा है, तो बात यह है कि मोनू इस नंबर को, ये जो ए है, इसको क्या प्रेफरेंस देता है, यानी कि इसको कितने नंबर पर रखता है। अगर इसको मोनू एक नंबर पे रखता है, वो तो इसको भी डालना है। अगर मोनू इसको एक नंबर पे रखता है, मान लीजिए मोनू ने ये 3 नंबर पे रखा, प्रेफरेंस क्या है इसकी 3 नंबर पर रखा है, और ये मान लीजिए दूसरे नंबर पे रखा, ये 1 नंबर पे रखा, ये तीसरे नंबर पर रखा और ये दूसरे नंबर पर रखा। मान लीजिए सोनू वोट देने आया, ठीक है, तो मोनू ने जिसे नंबर फर्स्ट दिया था, यानी कि मैं, इसका मतलब ये होता है, जैसे 1 नंबर पर प्रेफरेंस देने का मतलब ये है कि मैं सबसे ज्यादा इसे पसंद करता हूं, यानी कि राष्ट्रपति जी ये होने चाहिए। ये किसका बयान है, ये मोनू का बयान है। ये जो मोनू का बयान है, ये कहता है मोनू कि मैं इसको, इस ए है, इससे ज़्यादा पसंद करता हूँ, यानी कि इसको मैं राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहता हूँ, इस ए को, तभी तो इसने नंबर 1 दिया इसको। अब जैसे मान लीजिए सोनू ने वोट दिया, सोनू ने वोट दिया, बोला मोनू अच्छा इसको तू चाहता है, तो इसको मान लीजिए सोनू दे सकता है नंबर 3 पर रख सकता है, और इसे नंबर 2 पर, सी को पहुँचा सकता है 1 पे। तो देखो सबकी क्या है, अलग अलग राय है। ये इसको चाहता है, सोनू इसको चाहता है, ये तो इसको चाहता है, सोनू इसको चाहता है, फिर बवाल। अब मान लीजिए कि सोनू जी की मैडम आई, जो सोनू जी की मैडम है, न तो वो इसको चाहती हैं न वो इसको चाहती हैं, वो किसको चाहती है, इसको 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया। मोनू ने सब प्रेफरेंस 1 पे ए को रखा, लेकिन सोनू ने प्रेफरेंस 1 पे सी को रखा, लेकिन मैडम जी जो सोनू की मैडम है, इन्होंने नंबर बी को प्रेफरेंस 1 पे रखा है, वो इसको चाहती हैं। ये है लफड़ा इसका चुनाव का, राष्ट्रपति जी के जो चुनाव होते हैं इसमें बहुत लफड़ा पड़ता है। अब मान लीजिए चलो मैडम भी चलेगी, अच्छा मैडम, अब सोनू की मैडम आएंगी, आओ, अब सोनू की मैडम, सॉरी मोनू की मैडम आएगी, सोनू की मैडम ने तो प्रेफरेंस इसको दे दिया, अब मोनू की मैडम आएगी, ये किसकी मैडम है, मोनू की। अब मोनू की मैडम, सोनू की मैडम ने किसको प्रेफरेंस 1 पर रखा है, यानी बी को रखा है, तो ये क्या है, अच्छा हमारे जो उन्होंने रखा था ए को, इनमें से किसी ने उसको उनको नहीं रखा है। अब ये आएंगी मैडम जी, तो इन्होंने क्या है वरीयता क्रम पर ए को रख दिया, और इसको जो मोनू की मैडम, अब जानते हो इनका तो हाल ही ऐसा ही है, जिसने जो भी है मैडम जी, इन्होंने नंबर 1 पे किसको रखा है, बी को, इन्होंने इसको 3 पे रख दिया, लो जाओ 3 पर रख दिया, तुम्हें जाओ जीत जाओ, ठीक है। तो ये होती है अनुपात प्रणाली, ठीक है। तो क्या है ये, अनुपातिक प्रणाली। अनुपातिक प्रणाली जी है। अब देखेंगे एकल संक्रमणीय क्या होता है। एकल संक्रमणीय का मतलब एक तरह से सीधा मान लीजिए हस्तांतरण है। एकल संक्रमणीय का मतलब एक तरह से हस्तांतरण है, यानी कि जो व्यक्ति हारा है उसके वोट क्या है, हस्तांतरण कर दिए जाते हैं, जो जीत जाता है उसको दे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसको भी समझ लेते हैं। देखिए चुनाव किस प्रकार होगा एकल संक्रमणीय, देखिए
एकल संक्रमणीय प्रणाली, एकल संक्रमणीय यानी प्रथम चरण की मतगणना डाल देते हैं, चरण की मतगणना। प्रथम चरण की मतगणना जैसे, अब देखो हम जिताएंगे किसको, कौन जीतता है कौन हारता है, यहां होगा फैसला। ठीक है, जैसे 3 व्यक्ति खड़े ए बी सी, राइट, 3 व्यक्ति खड़े हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ये 3 प्रत्याशी हैं जो राष्ट्रपति जी का चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, इनको नंबर 1 पर रखा गया है, इनको नंबर 2 पर और इनको नंबर 3 पे। ठीक है, अब फिर इनको किसी ने और जो है वोट दिया है, तो उसने इनको मान लीजिए नंबर 3 पे रखा है, नंबर 1 पे रखा है और यहां नंबर 2 पे रखा है। ठीक है, यहां फिर मान लीजिए किसी ने इनको नंबर 1 पे रखा है, इसको नंबर 3 पे रखा है और इनको नंबर 2 पे रखा है। ठीक है, अब फिर मान लीजिए या नंबर 3 ही मान लीजिए, इनको भी नंबर 3 पे रखा है किसी ने। ठीक है, अब फिर मान लीजिए किसी ने इनको नंबर 1 पे रखा है, या ऐसा कर लीजिए इनको नंबर 2 पे रखा है और इनको नंबर 1 पे रखा है और इनको नंबर 3 पे रखा है। ठीक है, तो इसमें जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि सबसे जो पहली चॉइस है वो कितने लोगों की है। सबसे जो पहली चॉइस है कि इस व्यक्ति को नंबर 1 पर रखना चाहिए, वो कितने लोगों की है। यहाँ देखिए एक तो ये रहा और एक ये रहा, यानी कि यहाँ पे जो चॉइस है वो 2 लोगों की ऐसी चॉइस है कि नंबर ए राष्ट्रपति बनना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 क्या है, राष्ट्रपति बनना चाहिए। और यहाँ पे भी देख लेते हैं नंबर 1, देखिए यहाँ पर भी नंबर 2 लोगों की चॉइस है कि इस बी को राष्ट्रपति बनना चाहिए। और यहाँ पर तो देखिए चॉइस ही क्या है, 1 नंबर की किसी की है नहीं, तो यानी कि ये क्या है, या 1 नंबर डाल लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं 1 नंबर पर रख दूँ इसको, यहाँ 1 रख दूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति ने ही इनको चुना है, यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति इस बात को कहता है। यहाँ 2 कह रहे हैं, यहाँ भी 2 व्यक्ति कह रहे हैं कि ये राष्ट्रपति होना है, लेकिन यहाँ एक ही व्यक्ति सी को राष्ट्रपति बनाने की बात करता है, यानी कि सी जो है क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति जी होने चाहिए। तो क्या है, तो देखो यहाँ 2 यहाँ ये 1 है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। मेरे जाओ घर जाओ। ठीक है, बन गए तुम राष्ट्रपति, जाओ घर। अब क्या होगा, जो ये व्यक्ति जितने वोट लेकर के आया होगा, एकल संक्रमणी का मतलब बता रहा हूं, जो ये व्यक्ति जितने वोट लेकर, क्योंकि ये तो निकल गया भाई, ये तो चुनाव हार गए। नंबर 2 पे क्या है, अभी ये दोनों क्या है, इन दोनों की टक्कर है। अब इनकी भी मतगणना कराई जाएगी, लेकिन आप इसे समझ लीजिए, तो इनका क्या है, ये जो इनके जितने भी वोट होंगे वो इन दोनों को बट जाएंगे। इसे ही बोलते हैं एकल संक्रमणीय। ठीक है, हस्तांतरण। ठीक है, तो इनके वोट क्या होंगे, इन दोनों में क्या है, बांट दिए जाएंगे। अब देखो, अब इससे तो आपको नहीं लग रहा है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। अब होगी द्वितीय चरण की मतगणना। अब यहां से डिफाइन होगा कि कौन व्यक्ति क्या है, राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, तो कौन व्यक्ति क्या है, राष्ट्रपति बनेगा। तो ये तो महाशय जी बाहर हो गए। ठीक है, अब यहां से निर्णय होगा कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, यानी कि द्वितीय चरण की मतगणना। यहां मैं डाल देता हूं, द्वितीय चरण की मतगणना। ठीक है, द्वितीय चरण की मतगणना। अब द्वितीय चरण में जैसे मान लीजिए
नंबर पहले पर तो दोनों ही आए हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कर दूं, इसको 2 कर दूं बस, ठीक है। तो यहाँ अब द्वितीय चरण की मतगणना में ये देखा जाएगा कि कितने लोगों ने, भाई सी तो बाहर हो गया, सी से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है, सी तो बाहर हो गया। अब यहाँ द्वितीय चरण की मतगणना में ये देखा गया कितने लोगों ने ए को द्वितीय स्थान दिया है और कितने लोगों ने बी को द्वितीय स्थान दिया है। अब द्वितीय चरण की मतगणना में देखा जाएगा कि दूसरे स्थान पर कितने लोगों ने इनको चाहा है और कितने लोगों ने इनको चाहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अगर हम, तो दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा कितने लोगों ने किनको चाहा है, तो यहाँ पर देखिए एक तो ये रहा और एक ये रहा, यानी कि ए को राष्ट्रपति बनाने के लिए दूसरे स्थान पर कितने लोगों ने चाहा है, 2 लोगों ने। और इसको जो राष्ट्रपति बनाने के लिए दूसरे स्थान पर कितने लोगों ने चाहा है, यानी कि अगर 2 का जहाँ स्थान क्या है, देखो 2 एक बार ही तो आया है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए कहीं और तो है नहीं, तो इसको एक व्यक्ति ने सिर्फ चाहा है कि ये राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो क्या है इस कंडीशन में कौन राष्ट्रपति जी बन जाएंगे, ये। और जो हारे हुए व्यक्ति हैं उनको भी इनका मत दे दिया जाएगा कि आप जीते रहे तो और अच्छे से जीतिए, आप जीत ही रहे हो तो क्या है और अच्छे से जीतिए। तो उनका जो मत है इनको हस्तांतरण कर दिया जाएगा। समझ में आ गया प्रक्रिया, ठीक है। आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको ये निर्वाचन की जो पद्धति है ये समझ में आ गई होगी। इस चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार बन सकता है। चुनाव में उम्मीदवार, जिस व्यक्ति के जो उम्मीदवार है उसके 50 तो क्या होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। जैसे 3 लोगों ने चुनाव लड़ा है ABC, तो जो ए है ना, ए उसके 50 ही तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही उसका प्रस्तावक को जो अनुमोदन देंगे 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि ये 50 इस 50 में कंबाइन नहीं होने चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति के अलग से ही 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 ही प्रस्तावक होने चाहिए। ये नहीं कि ये 50 यहाँ भी काम कर रहे हैं और ये बी के पास भी काम कर रहे हैं, यानी उसके भी प्रस्तावक और अनुमोदक बनने, ऐसा नहीं होता है। एक ही व्यक्ति के 50 ही प्रस्तावक होने चाहिए, 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक से मतलब मेरा ये है कि 50 व्यक्ति ऐसे नहीं है कि उस प्रस्ताव को क्या है स्वीकार करने के लिए लेके जाएं। तो क्या है 50 प्रस्तावक होंगे कि हाँ जी ये क्या है राष्ट्रपति जी होने चाहिए, 50 उनका अनुमोदन करेंगे कि हाँ ये जो कह रहे हैं ये सही है, ये ही राष्ट्रपति होने चाहिए, हमारा भी यही मानना है, ठीक है। तो उनका अनुमोदन करने के लिए क्या है 50 ही अनुमोदक होने चाहिए, 50 ही। अच्छा, इसमें इस चुनाव में जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है। इस चुनाव में जमानत राशि होती है, वो होती है 15,000, जो कि कोई भी अपनी बैलेट वोट का 1/6 अगर नहीं प्राप्त करेगा, बैलेट वोट का 1/6 अगर नहीं प्राप्त करता है तो उसकी ये जमानत राशि 15,000 रुपये जब्त कर ली जाएगी। और जब्त करके ये RBI में कहाँ जाती है, जब्त करके RBI में जाती है, जमा होती है। कहाँ जमा होती है, RBI में जमा होती है, अगर वो अपने वैलिड वोट का 1/6 प्राप्त नहीं करता है तो, ठीक है। देखिए जब चुनाव होते हैं तो क्या है,
विधायकों का मतमूल्य निकाला जाता है। विधायकों का क्या है? विधायकों के मत का मूल्य निकाला जाता है। का मत मूल्य, उनके मत का मूल्य निकाला जाता है। विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है। तो जो विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है वह निकाला जाता है, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है। तो एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं वो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य, ठीक है। तो उस राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या अपॉन उस राज्य के सभी जो विधायक हैं, क्या है? सभी जो विधायक हैं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या, सभा के सदस्यों की संख्या और इनटू में 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। राज्य की संख्या बटे विधानसभा के सदस्यों की जनसंख्या अपॉन में इनटू में 1/1000 से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो राज्य की जनसंख्या अपॉन में विधानसभा के जो भी सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्यों की जनसंख्या अपॉन में और इनटू में 1/1000 से क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। तो एक विधायक का मत मूल्य निकल के आएगा। क्या है? एक विधायक का मत मूल्य निकल के आएगा। लेकिन ये जो जनसंख्या का आधार होगा, जो जनसंख्या का आधार होगा वो होगा 1971 की जनसंख्या का आधार। क्या होगा? 1971 की जनसंख्या का ही आधार माना जाएगा, वही आधार लिया जाता है एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए, आप कहोगे कि अब जैसे मान लीजिए जनगणना तो क्या है हमारे पास 2011 2001 तक की भी है, तो हम उसको क्यों नहीं लेते हैं? तो अब देखो, उसको हम इस वजह से नहीं लेते हैं क्योंकि दक्षिण जो राज्य हैं वो इस बात को कहते हैं, ओबियसली बात ऐसी है कि जैसे मान लीजिए जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी तो उस राज्य के जो विधानसभा सदस्य है उसका अगर मत मूल्य निकालना जाएगा, अगर उसकी जनसंख्या कम है, जनसंख्या के ऊपर ही तो निकाला जा रहा है, उसकी अगर जनसंख्या कम है तो क्या है? उसका मत मूल्य कम आएगा। अरे जिस राज्य की जनसंख्या कम उस विधायक का मत मूल्य भी कम। तो इसी बात को कहते थे दक्षिण भारत वाले जो हैं कि हमारे राज्य की, एक तो हमने जनसंख्या करके एक राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन किया है और फिर भी हमारे अगर राज्य का क्या है मत मूल्य कम आए तो ये तो बात गलत है। और इसीलिए हम उनको, दक्षिण भारत वाले जो राज्य हैं उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, हम उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहते। इसीलिए हम क्या है 1971 की जनसंख्या का आधार ही को ही लेकर के ये एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं, ठीक है। हम उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहते और उत्तर भारत वाले जो राज्य हैं उनकी पीठ हम थपथपाना नहीं चाहते हैं कि आपने जनसंख्या बढ़ा करके बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है। इसलिए क्या है, हम 1971 की जनसंख्या का ही आधार मानते हैं, ना तो हम उनकी पीठ थपथपाना चाहते हैं और ना ही उनको हतोत्साहित करना चाहते हैं दक्षिण भारत वाले जो राज्य हैं उनको। इस वजह से हमारी जो जनसंख्या का आधार है वो क्या है 1971। और अगर अनुच्छेद 71 में देखिए ये बातें भी हैं कि यदि राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है, यदि राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो उसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ये है अनुच्छेद 71 में लिखी हुई बातें, ठीक है। ये अनुच्छेद 71 में लिखी हुई बातें हैं। अच्छा, एक सांसद का मत मूल्य निकालना चाहोगे?
ठीक है, तो आपने अनुच्छेद 71 में क्या क्या देखा कि यदि राष्ट्रपति संबंधित चुनाव में अगर कोई भी विवाद आता है तो उसकी सुनवाई सिर्फ और सुप्रीम कोर्ट करेगा। और एक बात और, अगर राज्य में कोई भी विधानसभा भंग हो जाए, या विधानसभा ही नहीं अगर लोकसभा भी भंग हो जाए तो भी राष्ट्रपति जी का चुनाव हो सकता है। इस बात का भी क्या है अनुच्छेद 71 में वर्णन है, क्योंकि राज्यसभा भी क्या है राष्ट्रपति जी का चुनाव कर सकती है, चाहे विधानसभा भंग हो जाए चाहे लोकसभा भंग हो जाए, फिर भी अगर राज्यसभा भी होगी तो भी राष्ट्रपति जी का चुनाव होगा। राष्ट्रपति जी का चुनाव किसी भी हर हाल में नहीं रुक सकता, राष्ट्रपति जी का चुनाव होकर रहेगा। ये भी बात अनुच्छेद 71 में। मैं आपको अब बताना चाहता हूँ संसद का मतमूल्य कैसे निकालते हैं। एक सांसद का मतमूल्य, सांसद का अगर एक सांसद का मतमूल्य निकालना हो तो सभी राज्यों के विधायकों का मतमूल्य, सभी राज्यों के विधायकों का मतमूल्य यानी टोटल विधायकों का मतमूल्य, ठीक है, सभी राज्यों के विधायकों का मतमूल्य, टोटल मतमूल्य पूछा है, टोटल है, ठीक है, सभी राज्यों के विधायकों का टोटल मतमूल्य और सदन के सभी, संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या और सभी राज्यों के विधायकों का मतमूल्य, जो क्या आता है इसका 708। एक सांसद का जब मतमूल्य निकलता है तो वो कितना आता है 708, ठीक है। तो आज हमने राष्ट्रपति जी की योग्यताओं पर बात करी, निर्वाचन पर बात किया, कार्यपालिका पर बात की। तो कल देखेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कल। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो ठीक है, फिर मिलूँगा मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में।